आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलैटरल्स और हम लोग जानेंगे क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है और इसे कितने टाइप्स होते हैं। और जो एनसीईआरटी बुक में क्वाड्रिलैटरल्स चैप्टर में जो मेन पैरेललोग्राम हम लोग को पढ़ना है उससे रिलेटेड जितना भी थ्योरम बुक में दिया हुआ है हम लोग उसको यहाँ पर कवर करेंगे इस वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स। जो क्वाड्रिलैटरल्स जो वर्ड निकला है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसमें क्वाड का मतलब होता है 4 और लैटरा का मतलब होता है साइड्स। तो कोई भी एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर जिसमें 4 साइड्स हो, कोई भी फिगर हो सकता है, इर्रेगुलर कोई भी फिगर ज्योमेट्रिक फिगर है, अगर उसके पास 4 साइड्स है तो उसको हम लोग क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं बोर्ड पे, क्वाड्रिलैटरल जो है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक टाइप होता है पैरेललोग्राम जो चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों को स्टडी करना है। एक टाइप होता है ट्रेपेजियम और एक टाइप होता है काइट। ठीक है। अब पैरेललोग्राम में भी 3 टाइप के पैरेललोग्राम होते हैं। एक होता है स्क्वायर, एक होता है रेक्टेंगल और एक होता है रोम्बस। मेन कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम का क्या है कि इसका जो अपोजिट साइड होता है इस पैरेललोग्राम का वो पैरेलल होता है और इक्वल होता है लेंथ में। उसी तरीके से ये जो दोनों अपोजिट साइड है ये भी पैरेलल होगा और लेंथ में इक्वल होगा। ठीक है। अब इसी कैटेगरी में हमारे पास 3 और ज्योमेट्रिक फिगर होते हैं। एक होता है स्क्वायर जिसका अपोजिट साइड्स तो इक्वल और पैरेलल हो गई, साथ ही साथ एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब चारों साइड स्क्वायर में इक्वल और अपोजिट साइड्स पैरेलल है। और जो इसका जो वर्टेक्स है ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। चारों वर्टेक्स 90 डिग्री एंगल बनाता है। उसी तरीके से दूसरा फिगर है हमारे पास, वो है रेक्टेंगल। इसका भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल लेंथ में होता है और ये अपोजिट साइड भी पैरेलल और लेंथ में इक्वल होता है। ठीक है। लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होता है। ठीक है। सिर्फ अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। मान लेते हैं ये ए बी सी डी है तो ए बी का लेंथ डी सी के लेंथ के बराबर होगा और ए बी और डी सी पैरेलल भी है। उसी तरीके से ए डी का लेंथ बी सी के लेंथ के बराबर होगा और इसका जो वर्टेक्स होता है वो भी आपस में 90 डिग्री बनाता है। चारों वर्टेक्स 90 डिग्री बनाता है। इसी कैटेगरी में आगे हमारे पास है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो होता ही है लेकिन स्क्वायर के तरह एडजेसेंट साइड्स का लेंथ भी इक्वल होता है। इसका मतलब चारों साइड का जो लेंथ है वो इक्वल होगा इसमें, लेकिन जो वर्टेक्स है वो 90 डिग्री नहीं बनाएगा। लेकिन इसका एक ख़ास प्रॉपर्टी होता है, ये होता है कि जैसे ये रोम्बस है और इसका अगर डायगोनल ड्रॉ किया जाए तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब दूसरा टाइप होता है हमारे पास, वो होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, कोई 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, बस कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो लेंथ में। ठीक है। तो इस टाइप का जो फिगर होता है उसको हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। तीसरा कैटेगरी है काइट का। इसमें क्या होता है, इसमें 2 एडजेसेंट साइड का लेंथ इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी है तो इसमें क्या होगा, ए बी का लेंथ और ए डी का लेंथ बराबर होगा, बी सी का लेंथ और सी डी का लेंथ बराबर होगा। ठीक है। और एंगल बी और एंगल डी बराबर होगा। कैसे पहचानेंगे, जो अनइक्वल एडजेसेंट साइड्स का के बीच में जो एंगल बनता है वो आपस में इक्वल होता है। तो अब अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो कोई बुक्स में थ्योरम दिए हुए हैं उसे डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं थ्योरम 8.1 जो कहता है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हम लोग अगर एक पैरेललोग्राम इमेजिन कर लें जिसका नाम है ए बी सी डी, तो क्वेश्चन कहता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है, पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ए सी एक डायगोनल है पैरेललोग्राम का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को प्रूव करना है कि जो 2 ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें,
तो इसमें हम लोगों को ये दोनों ट्रायंगल को एनालाइज करना होगा। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक है, अब देखो AC जो है वो तो कॉमन है क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल में, तो AC इज इक्वल टू AC कॉमन लिख देंगे। ठीक है, अब देखो किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो ये AB और DC पैरेलल होगा, और जो AC है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो हम लोग लिख देंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ठीक है, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक उसी तरीके से साइड AD और साइड BC भी पैरेलल है, और AC को अगर हम लोग ट्रांसवर्सल मान लें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम देख सकते हैं एंगल साइड एंगल रूल से, बाई एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 8.1 का प्रूफ कि जो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। अब थ्योरम 8.2 कहता है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हम लोग थ्योरम 8.1 में देखे थे, हम लोग ने फ्रॉम थ्योरम 8.1 वी हैव सीन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स बराबर होता है, तो AB और CD इक्वल होगा, AB इज इक्वल टू CD इक्वेशन 1। ठीक है, और AD और BC इक्वल होगा, सॉरी AD इज इक्वल टू DC। ठीक है, AD इज इक्वल टू DC, सेम ऑर्डर में लेंगे हम लोग। ठीक है, और नंबर 2 क्या होगा, AD और BC भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो AD इज इक्वल टू BC। ये हुआ क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम में, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे thus in a parallelogram opposite sides are equal। अब थ्योरम 8.3 हम लोग देखते हैं जो कि कहता है इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आइए इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड का, उसका नेमिंग कर देते हैं ये A B C और D। ठीक है, अब बोलते हैं ये क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि AB और DC का लेंथ इक्वल है और AD और BC का लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो प्रूफ करने बोलता है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि डायगोनल ड्रॉ करने के बाद 2 ट्रायंगल बन गया, एक है ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल CDA। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक है, AB और DC इक्वल है क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन ही में। ठीक है, और AD और BC इक्वल है क्योंकि ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं कि AC कॉमन साइड है, तो AC इज इक्वल टू AC कॉमन। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA के।
बाई ट्रिपल एस रूल। ठीक है, अब जब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा। मतलब अगर ये ट्राइंगल को फिर से हम लोग ड्रॉ कर दे अच्छे से, मान लेते हैं ये है ट्राइंगल ए बी सी और ये है ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो एंगल बी ए सी, ये एंगल बी ए सी, ठीक है, और ये एंगल डी सी ए इक्वल होना चाहिए क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डी सी ए कहाँ पर है। मतलब एक हुआ बी ए सी मतलब ये एंगल, और एक सी डी ए डी सी ए मतलब ये एंगल। अब देखो ये एंगल जो है इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अभी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, इसका मतलब क्या है, जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल है, तभी तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना। ठीक उसी तरीके से एंगल ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल होगा एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल के। ठीक है, अब इस फिगर में हम लोग देखते हैं कहाँ पर है एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी, तो ये वाला एंगल हो गया ए सी बी, और एंगल सी ए डी और सी ए डी, ये हो गया एंगल सी ए डी। ठीक है, अब ये दोनों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर लग रहा है क्योंकि एक ही साइड के ट्रांसवर्स में है। इसका मतलब जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं सिंस एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, इसका मतलब हुआ कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल सी ए डी के। तो इसका मतलब हुआ एंगल ए डी और बी सी पैरेलल है। ए डी इज एंगल बोल दिए, सॉरी, साइड ए डी और बी सी पैरेलल है, तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी। और हम लोग ऐसा क्यों कह सकते हैं, हम लोग ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। अब जो एंगल इक्वल है और वो भी ए सी के ट्रांसवर्स में, तो इसका यही बताता है कि अपोजिट साइड्स ज़रूर पैरेलल होगा। और अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो हेंस क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम का ही प्रॉपर्टी होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो। तो ये हो गया थ्योरम 8.3। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम 8.4 कहता है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले और उसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स होता है वो इक्वल होता है। मतलब ये हुआ एंगल और ये हुआ एंगल, ये दोनों अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक उसी तरीके से एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये भी अपोजिट है तो ये भी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब उसको हम लोग आइए प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, कोई एक डायगोनल को ड्रॉ करेंगे हम लोग। मान लेते हैं ए सी डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख चुके हैं थ्योरम 8.1 में कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है।
तो हम लोग लिखेंगे सिंस फ्रॉम थ्योरम 8.1 द डायगोनल divides the parallelogram in triangles। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए। तो ये और ये इक्वल हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम लोग दूसरा केस लेते हैं, एक और हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और इस बार हम लोग दूसरे तरफ से डायगोनल ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं हम लोग बी डी डायगोनल ड्रॉ किए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब चूंकि बी डी भी एक डायगोनल है तो ये भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड होगा। तो हम लोग इस वाले केस में भी लिखेंगे ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? फ्रॉम थ्योरम 8.1। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका जो अपोजिट ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों में है, बी ए डी और बी सी डी, सॉरी डी सी बी। तो ये दोनों जो एंगल है ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, किससे? सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा थ्योरम 8.4 भी प्रूफ हो जाता है कि किसी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है। जैसे बी, एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। तो ये हुआ हमारा थ्योरम 8.4 का प्रूफ। थ्योरम नंबर 8.5 कहता है इफ इन अ क्वाड्रिलैटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब कहता है इस क्वेश्चन में कि इसमें ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ए और सी जो कि अपोजिट एंगल है ये इक्वल है, और एंगल बी और एंगल डी ये भी आपस में इक्वल है। तो प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल का एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है और एंगल बी और एंगल डी इक्वल है। ठीक है, अब इस डेटा को यूज करके अब हम लोग इस इक्वेशन में ए और सी का वैल्यू और बी और डी का वैल्यू इक्वल पुट करके एक तरह का इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन 1 में हम लोग एंगल ए को सी की जगह लिखते हैं और डी की जगह बी लिखते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह हम लोग एंगल ए पुट कर देते हैं क्योंकि सी और ए इक्वल है। ये हो गया एंगल ए, और डी की जगह हम लोग बी पुट कर देते हैं। तो ये हो गया एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री।
अब इसको अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब 2 को उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेते हैं और उसको यहाँ पे साइड में नोट करके लिख लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन 1 में ई और सी को भी 180 प्रूव करना है लोगों को। तो ये जो इक्वेशन 1 है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि सी के जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम लोग सी पुट कर देंगे। तो एंगल ए यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी एंगल सी पुट कर देंगे और बी को वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, और ये सी को भी वैसे ही रहने देंगे, और जहाँ एंगल डी है वहाँ में भी एंगल बी पुट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन बन जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि 2 बार एंगल बी ऐड हुआ है और 2 बार एंगल सी ऐड हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से 2 1 2 और 360, तो 80 कट के बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस रिजल्ट को भी यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन नंबर 1 में एंगल बी के जगह एंगल डी पुट कर देंगे हम लोग, और जहाँ जहाँ एंगल ए वहाँ एंगल सी पुट कर देंगे। तो ए के जगह हम लोग सी पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा इक्वेशन 1 बन जाएगा। ए के जगह सी पुट कर दिए तो ये एंगल सी हो गया प्लस, और बी के जगह हम लोग डी पुट कर देंगे, तो ये प्लस में यहाँ पे एंगल डी हो गया प्लस, सी को वैसे ही रहने देंगे और डी को भी वैसे ही रहने देंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, क्या किया हम लोग यहाँ पर हम लोग ए के जगह सी पुट किए हैं और बी के जगह डी पुट किए। ठीक है, अब ये अगले स्टेप में इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी, क्योंकि 2 बार सी है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी, क्योंकि 2 बार डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से फिर से 2 कॉमन लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस रिजल्ट को भी हम लोग यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन 1 में, ठीक है, इसी इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ ए पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ डी पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा हम लोगों का, ए के जगह हम लोग ए को वैसे ही रहने देंगे और बी के जगह हम लोग डी पुट कर देंगे, क्योंकि बी और डी बराबर है, प्लस सी के जगह हम लोग ए पुट कर देंगे और डी को वैसे ही रहने देंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगले स्टेप में इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 कॉमन निकाल के, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब अगले स्टेप में लिख सकते हैं इसको, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इस रिजल्ट को भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आया है जिसको हम लोग ब्लू मार्कर से लिखे हैं, अब इसका क्या मतलब है। सबसे पहले क्वेश्चन में तो दिया हुआ था कि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, और हम लोग अपने प्रूफ में एक रिजल्ट तक पहुँचे हैं जहाँ पे हम लोग एडजेसेंट जो एंगल है, जैसे एंगल ए और बी एडजेसेंट एंगल है, उसका सम 180 डिग्री यानी वो सप्लीमेंट्री है। तो जब भी किसी भी, और उसी तरीके से बी और सी जो कि एडजेसेंट एंगल है उसका भी सम 180 डिग्री है। इस सी और डी ये भी एडजेसेंट एंगल है, इसका भी सम 180 डिग्री है। फिर एंगल डी और ए वो भी एडजेसेंट है और उसका भी सम 180 डिग्री है। जिसका जिसका सम 180 डिग्री जाता है जो एंगल था उसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो जब भी किसी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट साइड्स का एंगल इक्वल हो, अपोजिट साइड्स का एंगल इक्वल हो और एडजेसेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री हो, तो वैसे क्वाड्रिलैटरल को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम का ये एक प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, हेंस इन दिस क्वाड्रिलैटरल opposite angles are equal and adjacent angles are supplementary. So this is a parallelogram. क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी होता है, कौन दोनों, ऑपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टी जो होता है वो एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी फुलफिल होता है इस क्वाड्रिलैटरल में। इसीलिए इस क्वाड्रिलैटरल को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है। तो ये हो गया थ्योरम 8.5 का प्रूफ। देखो कुछ थ्योरम नंबर 8.6 कहता है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ करें ए बी सी डी और उसका हम लोग एक डायगोनल बनाए, दोनों डायगोनल बना दें। ठीक है, अब ये दोनों डायगोनल जो बाइसेक्ट किया है इस पॉइंट पे, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है। ठीक है, तो ये ओ जो है ये दोनों डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब जो पॉइंट ओ है वो डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी दोनों का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रूव करते हैं कि दोनों डायगोनल का ये ओ मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डायगोनल्स जो होता है आपस में पैरेलल को बाइसेक्ट करता है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम इमेजिन कर लेंगे और दोनों डायगोनल बना लेंगे ए सी और बी डी। ठीक है, और मान लेते हैं ये इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ओ पर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, मतलब ए बी और डी सी इक्वल होगा। ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। इसका मतलब एंगल ओ ए बी ये और एंगल ओ सी डी ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और एंगल ओ बी ए ये वाला एंगल और एंगल ओ डी सी ये वाला एंगल ये भी दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम का ये ऑपोजिट साइड है। ठीक है, और एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल
ODC, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल साइड एंगल रूल से हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय ASA रूल। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, हम लोग कह सकते हैं बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस रूल से हम लोग कह सकते हैं कि जो लेंथ है OA वो बराबर होगा OC के। ठीक है, और जो लेंथ है OB वो बराबर होगा OD के। इसका मतलब यह हुआ कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD डायगोनल्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो ये हो गया हमारा थ्योरम 8.6 का प्रूफ। थ्योरम 8.7 कहता है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसका नाम हम लोग मान लेते हैं ABCD। ठीक है, अब बोलता है कि अगर इसका जो डायगोनल है, अगर इसका डायगोनल हम लोग ड्रॉ करें, जैसे इसका एक डायगोनल है AC और एक डायगोनल है BD। ठीक है, ये दो डायगोनल जो है आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, मान लेते हो पॉइंट O है, तो O मिड पॉइंट है दोनों का, AC डायगोनल का भी और BD डायगोनल का भी। अब प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट किया हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमको एनालाइज करना होगा हम लोगों को दो ट्रायंगल। ठीक है, एक बार हम लोग एनालाइज करेंगे ट्रायंगल AOB और एक बार एनालाइज करेंगे हम लोग ट्रायंगल COD। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि अब देखिए जो पॉइंट O है वो AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब OA और OC बराबर होगा, और जो पॉइंट O है वो डायगोनल BD का भी मिड पॉइंट है, इसका मतलब OB का लेंथ और OD का लेंथ भी बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, और लिख सकते हैं हम लोग OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए ये एंगल को, एंगल AOB और एंगल COD, तो ये भी इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यहाँ पे क्या हुआ? O इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग साइड एंगल साइड रूल से कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाई SAS रूल। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं बाई CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, हम लोग कह सकते हैं कि जो AB है वो बराबर होगा CD के। और एक बात हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AOB ये वाला एंगल ये इक्वल होगा एंगल OCD के, क्योंकि CPCT से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल लिख सकते हैं हम लोग OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। ठीक है, सब CPCT से कह सकते हैं। अब अगर ये दोनों
एंगल इक्वल है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए बी और बी सी पैरेलल होना चाहिए, तभी ये दोनों एंगल इक्वल है, तभी ए सी जो है डायगोनल वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसके वजह से कि दिस मीन्स ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग जैसे ये दोनों ट्रायंगल को लेकर सॉल्व किए, वैसे ही अगर हम लोग ट्रायंगल ए ओ डी और बी ओ सी को लेकर सॉल्व करें तो भी हम लोग यही रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी और बी सी भी इक्वल है और एंगल इक्वल है, और एंगल की बात छोड़ देते हैं हम लोग। जैसे ये दो रिजल्ट तक पहुंचे थे कि ए बी और सी डी इक्वल है और ए बी और डी सी पैरेलल भी है, उसी तरीके से अगर ये दोनों ट्रायंगल लें तो हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे कि ए डी और बी सी भी इक्वल है और ए डी और बी सी पैरेलल भी है। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी होता है, ये दोनों जो प्रॉपर्टी होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होना और पैरेलल भी होना, ये प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम का। तो हम लोग कह सकते हैं hence this quadrilateral is a parallelogram। तो अगले हमारे पास है थ्योरम 8.8 जो कहता है द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम को मिड पॉइंट थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है। तो थ्योरम क्या बोलता है पहले वो समझा देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अब ए बी का एक मिड पॉइंट है, मान लेते हैं वो डी है, और ए सी का भी एक मिड पॉइंट है, मान लेते हैं वो ई है, ठीक है। अब जो ये डी और ई को कनेक्ट करने वाला जो लाइन है जिसको डी ई हम लोग बोलेंगे, ये डी ई पैरेलल होगा बी सी से, ये हम लोगों को प्रूव करना है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो डी ई है वो बी सी के हाफ होता है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ बी सी होता है। मान लीजिए अगर मान लेते हैं बी सी 10 सेंटीमीटर है तो डी ई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर दी ए डी के पैरेलल, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी ई लाइन है इसका एक्सटेंशन करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, और ये जो लाइन है जिसको मान लेते हैं हम लोग सी एफ, जो लाइन है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है जी पे, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल ए डी ई और सी जी ई को एनालाइज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी जी ई, ये जो है ये सी जी ई है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये पॉइंट ई है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ई ए और ई सी का जो लेंथ है वो बराबर होगा, ठीक है। और एंगल ए ई डी और एंगल सी ई जी ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और हम लोग देख सकते हैं कि जो बी ए और सी एफ जो लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइन है क्योंकि हम लोगों ने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब अगर देखा जाए दो पैरेलल लाइन है और ए सी ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल डी ए ई और एंगल जी सी ई इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल रूल्स हम लोग कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ई ए इज इक्वल टू ई सी, क्यों, ई इज द मिड पॉइंट को एम पी लिख दे रहे हैं,
ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, और एंगल डी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, ठीक है, और हम लिख सकते हैं एंगल डी ए ई, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, और एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल जी सी ई, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बाई एंगल साइड एंगल रूल हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी जी ई के, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं बाई सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हम लोग कह सकते हैं कि डी ई और ई जी बराबर होगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है हम लोग के पास, डी ई और ई जी बराबर होगा, और हम लोग कह सकते हैं ए डी और जी सी भी बराबर होगा, एंड ए डी इज इक्वल टू सी जी, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि ए डी और सी जी बराबर है, क्योंकि सी पी सी टी से ये प्रूफ हो गया, और हम लोग देखें क्वेश्चन में बोला था कि जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए डी और बी डी बराबर होगा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, और हम लोग जानते हैं कि ए डी और सी जी बराबर है, क्यों, प्रूफ किए हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिख देते हैं यहाँ पे, ये गिवन था और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब ये दोनों को अगर कंपेयर करें तो हम लोग इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि बी डी जो होगा वो सी जी के बराबर होगा, ठीक है। अब बी डी और सी जी बराबर है, और हम लोगों ने जो बी डी है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है सी एफ, तो बी डी और सी जी भी पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड बी डी इज पैरेलल टू सी जी। अब किसी क्वाड्रिलैटरल में, मतलब 4 साइड्स वाले ज्योमेट्रिकल फिगर में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, इसका मतलब वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस बी सी जी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आगे लिखने के लिए हम लोग बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, इसको रहने देते हैं, इसको अभी इरेज नहीं करते, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, ठीक है। तो अब तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बी सी जी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो बी सी और डी जी भी बराबर होगा, ठीक है, बी सी और डी जी बराबर होगा, है ना। और हम लोग जानते हैं कि डी जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू, अब डी जी को देखो, डी जी को हम लोग डी ई प्लस ई जी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं डी ई प्लस ई जी। अब हम लोग अभी प्रूफ किए हैं कि डी ई और ई जी इक्वल है, तो हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू, डी ई को वैसे ही रहने देंगे और ई जी के जगह लिख देंगे वापस से डी ई। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी ई, तो हम लोग लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आ गया है कि जो डी ई होता है वो हाफ ऑफ बी सी होता है, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो जो बी सी होगा उसका डबल हो जाएगा, ठीक है, तो बी सी डी का डबल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, लिटरली यही मतलब होता है, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि डी ई और ई जी बराबर होता है, और जो डी ई होता है वो हाफ ऑफ बी सी होता है, ठीक है, और इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी कहा जाता है। तो ये हो गया थ्योरम 8.8 का प्रूफ। अब थ्योरम 8.9 कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट
ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब अगर एक हम लोग ट्राइंगल इमेजिन करें ए बी सी, ठीक है, और ए बी का एक मिड पॉइंट है, मान लेते हैं वो डी है, ठीक है। अब दूसरे साइड के पैरेलल अगर हम डी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें बी सी के, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ए सी को जो लाइन ये इंटरसेक्ट करेगा, मान लेते हैं वो पॉइंट ई है, तो ई जो होगा वो ए सी का मिड पॉइंट होगा और ए सी को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये प्रूफ करना हम लोगों को। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग बी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी जी, ठीक है, और ये जो डी ई लाइन है, ये जो डी पैरेलल लाइन है, ये देखो बी ए और सी जी भी पैरेलल है, और ये डी ई लाइन है इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे और मान लेते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, मान लेते हैं पॉइंट एफ पे, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए डी और बी डी इक्वल होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि बी ए और सी जी पैरेलल है, ठीक है, हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी एफ और बी सी पैरेलल है, मतलब अगर अपोजिट साइड किसी क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल होता है तो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम होगा। अब चलो ये ट्राइंगल ए ई डी और ट्राइंगल सी ई एफ को एनालाइज करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल सी ई एफ। अगर इस ट्राइंगल को एनालाइज करें हम लोग, ठीक है, तो ये देखो बी डी और सी एफ इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। बी डी इज इक्वल टू सी एफ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ए डी और बी डी भी इक्वल है, ए डी और बी डी इक्वल है, क्यों, डी इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो बी डी होगा वो सी एफ के इक्वल होगा, मतलब बी डी और सी एफ इक्वल होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया, ठीक है, जो कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में मदद करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डी और सी एफ भी इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि डी ए और सी एफ पैरेलल है और ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ये बी ए, ठीक है, बी ए और सी जी भी पैरेलल है ना, और डी ई जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लोग इसको लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू सी एफ, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इस रिजल्ट से आया। और हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं बाई एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं बाई सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हम लोग कह सकते हैं कि ए ई और ई सी भी इक्वल होगा, ए ई इज इक्वल टू ई सी,
अगर ए ई और ई सी इक्वल है इसका मतलब ई मिड पॉइंट है, इसका मतलब हुआ कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ थ्योरम नंबर 8.9 का। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स का कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स दिए हुए उनका सॉल्यूशन।